साहब मेरी बात हो रही थी रुस्तम शाह मोमिन साहब से। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, काबिल आदमी है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान अवाम में शदीद नफ़रत पाई जाती है, बावजूद इसके कि हमने 3 मिलियन अफ़गान को 20 साल पनाह दे के रखी। ये हमारा कसूर है। चले तालिबान जो हैं जितने मर्ज़ी तादाद में हों, वो इतनी तादाद में मुझे नहीं लगते कि अफ़गानिस्तान जैसे बड़े मुल्क पे पूरी तरह वो गवर्नेंस कर सकें, यानी हर सूबे के अंदर, हर ज़िले के अंदर जाकर उस तादाद में लोगों का वहाँ पे कंट्रोल करना। तो क्या ये सही वजह होगी अगर मैं ये सोचूंगा कि इस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी जो है वो आइंदा कई साल तक अब जारी रह सकती है? देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आता है। सरदस्त तो एक तो कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, जो ये है कि भाई अमेरिका ख़ुद जानबूझ के चाहता है कि तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तक़वियत मिले और अफ़गानिस्तान खाना जंगी या की तरफ और इंतशार की तरफ जाए, और उसको फिर चीन, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया या रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। जिस तरीके से अमरीकी यकदम निकले, फिर जिस तरीके से उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत को बाईपास करके तालिबान के साथ डील की, तो एक तो वो फैक्टर है जिसकी तरफ कुछ लोग इशारा कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से मसलन ये अफ़गान फ़ौज थी जिसने पिछले 2 सालों में डट के तालिबान की रेजिस्टेंस की, और एक ज़िला भी पूरी तरह तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सके। अब हम हैरान हैं कि वही फ़ौज अब यकदम उसने रेजिस्टेंस करना क्यों छोड़ दिया है। लेकिन अगर सरदस्त ऐसा हो भी जाए और तालिबान काबुल पे काबिज़ भी हो जाएं, तो ये बात ऑब्वियस है कि ताजिक, उज़्बक, हज़ारा और तुर्कमन वो बतौर कौम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो शायद अगर तालिबान के लिए लायकिंग नहीं है तो अशरफ गनी हुकूमत के लिए भी कोई लायकिंग नहीं है। इसलिए शायद लोग उनके लिए लड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये बात यकीनी है कि तालिबान के साबका निज़ाम को भी ताजिक, उज़्बक, हज़ारा और तुर्कमन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो माजी का उनका तलख़ तजर्बा उनके साथ रहा है, इसलिए मेरे ख़्याल में कौमी बुनियादों पे फिर वो ये रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। और अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द फिर उनकी मदद के लिए भी, जिस तरह पिछली मरतबा कई ममालिक उनकी मदद के लिए पहुँचे थे, तो बहुत सारे ममालिक फिर उनकी मदद के लिए भी पहुँच जाएंगे। इसलिए अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुई और दोनों फरीक़ों ने अपनी ज़िद जारी रखी, तो अफ़गानिस्तान को खाना जंगी से फिर कोई नहीं बचा सकता। एक तो अभी भी ऐसा नहीं है कि उधर खाना जंगी नहीं हो रही है, ये हमारे यहाँ तो ख़बरें नहीं आ रही, लेकिन कई अज़ला में इस वक्त भी खूनरेज़ जंग हो रही है तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। या सर, चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जिस दिन इन्होंने अफ़गान हुकूमत ने अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनकार किया और ये कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस जो है अभी मुलतवी कर दी जाए कुछ देर के लिए, हालात ऐसे नहीं है, हमें मज़ीद अच्छी तैयारी करनी है। क्या ये क्रिकेट मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये T20 मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये किसी और काम के लिए आ रहे थे कि इनको तैयारी करनी है? भाई तैयारी तो यही है ना, क्या है अफगानिस्तान में अमन करें, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी थी इन्होंने? वो डॉक्यूमेंट जो इनके पास हैं, वो तजावीज़ जो इनके पास हैं, तैयारी ये नहीं थी। तैयारी ये करनी थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात किस तरह लगाने हैं। तैयारी ये करनी थी कि अफ़गानिस्तान के अमन को सबोताज किस तरह करना है। मेरे पास इतला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चार अहम तरीन शख्सियात इकट्ठी हुई। इन 4 अहम तरीन शख्सियात में से एक का ताल्लुक इसराइल से है, एक का ताल्लुक इंडिया से है, एक का ताल्लुक अमेरिका से है, और एक का ताल्लुक जो है वो एक ऐसे मुल्क से है कि जो बराए नाम जिसे कहा तो जा सकता है कि इस्लामी मुल्क है, लेकिन शायद वहाँ पे वो काम नहीं होते। इन 4 ममालिक की अहम शख्सियात वहाँ इकट्ठी होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। मीडिया से उसे छुपाया जाता है, उससे बहुत सी चीज़ों से छुपाया जाता है, और वहाँ पर जब ये इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे इकट्ठे होकर ये एक प्लानिंग होती है। वहाँ पे प्लानिंग ये होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थोपे जाने हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो। फिर वहाँ पर यह फैसला होता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को किसी सूरत में भी अभी फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए। ये उन 4 ममालिक की अहम शख्सियात जिनका तल्लक अहम तरीन उन ममालिक के अदारों से है, ये वहाँ पर इकट्ठी होती हैं।
इस अफ़गान सदर के साथ इनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये सारा कुछ तय होता है और उस मुलाकात के दौरान में अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ लोग भी, ज़िम्मेदार भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर ये फैसला होता है और इस फैसले के बाद ये जब अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को ज़रा मुलतवी कर दिया जाए, तो उस मुलतवी करने के बाद जो बाकायदा एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय की जाती हैं और जो चीज़ें तय की गई हैं वो यही हैं, जिसमें अफ़गान सफ़ीर के अगवा, बेटी के अगवा का मामला ये उसी की करी थी। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये हम ब्रेक कर दें कि ये एक और ड्रामा करने जा रहे हैं। वो ड्रामा होगा कि किसी अहम तरीन अफ़गानी शख्सियत जो है उसको टारगेट करने का। फिर एक ड्रामा होगा कि कुछ पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट करने का और उसका इल्ज़ाम जो है वो तालिबान पे लगा दिया जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाएगा कि जिसमें ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी एक प्लानिंग हुई। वो 4 लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिन्होंने वहाँ बैठ के फैसले किए और फैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए, फैसले अमन को सबोताज करने के हवाले से हुए, फैसले वहाँ पर पाकिस्तान के अहम अदारों पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से है कि जो रूसी टैंक अफगान सरहद के करीब पहुंचे हैं, ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? देखिए, ये ताजिकिस्तान में 5, अब ये बड़ी डेवलपमेंट आप समझेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो ये है कि 5 अगस्त से 10 अगस्त तक रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की फौजी मशकें हो रही हैं। हिज़्बुल मैदान एक इलाका है और आपको पता है कि ताजिकिस्तान वो मुल्क है जहां पर जो कि लैंडलॉक है और जहां पर रूस की सबसे बड़ी, रशिया के बाद अगर कहीं मिलिट्री बेस है तो वो 201वीं मिलिट्री बेस इनकी ताजिकिस्तान में है। और ताजिकिस्तान जो है वो उनके साथ इनका पैक्ट है डिफेंस का। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब वो ताजिक बॉर्डर क्रॉस किया था तो रशियंस हेल्प के लिए आ गए थे, ठीक है ना। रशियंस ने अपनी, अब रशिया वहां पे अपनी बड़ी फौजी मशकें कर रहा है और फौजी मशकें कर रहा है वहां पर। अब आप सोचें कि ये बहरी मशकें नहीं है, यानी हम तो समंदर में देखते हैं ना जहाज, ये लैंड के ऊपर हो रही हैं, टैंक्स, आर्टिलरी, ठीक है ना। और ये कोई आप समझेंगे कोई 200 किलोमीटर दूर वो जो बेस है उससे ये हिज़्बुल मैदान का जो इलाका है ये बॉर्डर के करीब है। लेकिन असल में ये तालिबान के अगेंस्ट तो नहीं हो रही ना, तालिबान से तो बात चल रही है। ये मैसेज जो है दूसरी पार्ट्स को जा रहा है कि सेंट्रल एशिया के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन है इस वक्त, ये मैसेज जा रहा है पुतिन की जानिब से कि हु इज बूट्स ऑन द ग्राउंड। हवा में घूम रहे हैं बहुत सारे परिंदे, कोई तोते, कोई ड्रोन, कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड किसके हैं? बूट्स ऑन द ग्राउंड हमारे हैं। मतलब जैसे आपके हैं जर्मनी के साथ, तो जर्मनी तो निकलना चाह रहा है नेटो, तो अमेरिका के लिए बड़ा अजीब मैसेज है, बड़ी अजीब मैसेजिंग है। अब मसला ये कि सेंट्रल एशिया में रशिया जो है वो अपनी ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि रशिया अपनी एक फौजी मशकें, उज़्बेकिस्तान, कौन से 2 मुल्क, जिन 2 मुल्कों के वज़राए खारजा गए थे इसी महीने के शुरू में बाइडेन से मिलने, और बाइडेन ने उनसे कहा था कि हम सेंट्रल एशिया में बेसिस ढूंढ रहे हैं। वही 2 मुल्क रशिया के साथ फौजी मशकें कर रहे हैं 5 दिन, और जमीनी मशकें, जहाज, ये जो समुद्री जहाजों वगैरह तो हमें समझ नहीं आता ना, यूक्रेन के पास हो रही है 40 जहाज शरकत का, जमीन पे तो नजर आता है ना आपको प्रॉपर आर्टिल। और इसको आप देखिएगा कि इसकी प्रोजेक्शन रशिया कैसे करता है, अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। To all, please support Top Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।